तो यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। अतीक और अशरफ को नैनी जेल लाया जा चुका है। इस बीच उमेश पाल की मां और पत्नी ने सरकार से गुहार लगाई है कि अतीक को मृत्यु दंड से कम सजा न हो, हालांकि तय करना है अदालत को। सरकार ने फैसला लिया, मुझे संतुष्ट है और मैं यूं उम्मीद लगा के बैठी हूँ जैसे मेरा बेटा मारा गया वैसे अतीक अशरफ मारे जाएं। मेरा ये गुहार है कि जब तक ये नहीं मारे जाएंगे, जब तक आगे का रास्ता साफ नहीं होगा, न हम लोगों को जीने का रास्ता मिलेगा। इसलिए सरकार यही फैसला करे कि अगर इसको फांसी हो जाती है तो ठीक है, और नहीं होती है तो इसको जिस तरह से चाहे काउंटर करें, चाहे जिस तरह इसको मौत की घाट उतारें। न्यायपालिका, शासन, प्रशासन, मैं सबसे यही गुहार करूंगी कि इसको छोड़ा ना जाए, चाहे जो जाए इसको दंड दे, मृत्यु दंड दे, कम से कम ये खत्म हो, इसका सिलसिला, ये साम्राज्य खत्म हो, कम से कम उसके बच्चे, बीवी, बहन सब उस तरह को परेशान हो जिस तरह से आज हमारा पूरा परिवार परेशान है। तो एक मां कह रही है कि उसके बेटे के साथ जो हुआ वही अतीक अहमद के साथ भी होना चाहिए। पत्नी कहती है कि अंजाम तो वही होना चाहिए, भले कानूनी नजरिए से वो अंजाम तक पहुंचे। फिलहाल इस डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल अतीक और अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया और कल सुबह उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और 12 बजे उम्मीद की जा रही है कि फैसला आ सकता है और उसके बाद जब दोषी करार दिए जाएंगे तो सजा पर भी बहस होगी। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले रुक करना चाहता हूं नवल कांत सिन्हा साहब का, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। सिन्हा साहब, मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये मामला इसलिए भी इतना लंबा खिंचा और 44 साल तक जो है अतीक अहमद किसी भी मामले में दोषी करार नहीं दिया गया, या उसके ऊपर जो मामले दर्ज किए गए वो अपने अंजाम तक इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उसने राजनीतिक सरपरस्ती भी हासिल कर ली थी? 5 बार वो विधायक चुना गया, 1 बार लोकसभा भी पहुंच गया, ऐसा दुर्दांत अपराधी। इस वजह से एक मामले में 17 साल के बाद फैसला आ रहा है। जी हाँ, निश्चित रूप से उसके रसूख का आलम आपने जैसा बयान किया कि 5 बार विधायक रहा है, 1 बार सांसद रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसके पास वो वोटर्स भी थे जो उसको वोट देते थे और वो चुनाव जीतता था। ऐसा नहीं था कि वो कब्जा करके या जबरदस्ती वोट डलवाता था, एक बड़ा समर्थन था। लेकिन जैसा द्विवेदी जी बोल रहे थे कि जो ऐसे जो अपराधी होते हैं, ऐसे जो माफिया होता है, उनका जो रसूख होता है वो जब ट्रायल शुरू होता है तो वो गवाहों को और सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, गवाहों को डराने धमकाने की और उनको जो उनकी गवाही उससे मकरने के लिए दबाव बनाते हैं या लालच देते हैं। इसके अलावा जो सबूत है उसको नष्ट करने के तमाम तरीके। तो यही वजह है कि 4 दशक से ये माफिया राज कर रहा था पूरे इलाहाबाद क्या कहिए, पूरे उत्तर प्रदेश और इंटरस्टेट उसका एक अलग जलवा था, अलग रुतबा था। जेल से में रह करके वो साम्राज्य चलाता था। आप देखिए ना कि अभी ये जो चर्चा हो रही थी कि जो बहुत सारे लोग की इच्छा थी कि कहीं ऐसा हो जाए कि कहीं गाड़ी पलट जाए या ये भागने की कोशिश करे, एनकाउंटर हो जाए। जाहिर सी बात है ये वैधानिक तरीका नहीं, ये कानूनी तरीका नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे न्यायालयों को, हमारी सरकारों को भी सोचना होगा कि ऐसा क्यों लोगों को अच्छा लगने लगा। इसकी वजह यह है कि ये अतीकी उदाहरण है कि 100 मामलों में नामजद रहा, लेकिन अब तक एक भी मामले में इसके खिलाफ कोई सजा इसको आज तक नहीं सुनाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये दुखद है कि लोगों को लगता है कि कहीं गालिब, जैसे भी अब उमेश पाल की माता बोल रही थी कि नहीं, इसको सरकार को चाहिए इसका एनकाउंटर कर दे, किसी भी तरह से खत्म कर दे, जो किसी भी तरह से खत्म कर दे। मुझको लगता है कि कल हम उम्मीद जताएंगे कि ढंग से पुलिस ने पैरवी की होगी, ढंग से। उमेश पाल तो खुद गवाही देने के चक्कर में जान गंवा बैठा, लेकिन उसकी जो जान गई है उसका परिणाम निकले और ये जो अपराधी है इनको कड़ी सजा मिले। ठीक है श्रीवास्तव साहब, मैं चाहता हूं कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर थोड़ी देर के लिए आप ना सोचें, क्योंकि मैं राजनीति से ऊपर उठ करके सवाल लेना चाहता हूं आपसे। चूंकि आप एक वकील हैं तो इसलिए मैं सवाल आपसे लेना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं 1979 में पहले मर्डर केस में इस माफिया का नाम आया जब 17-18 साल का यह माफिया था, और आज जाकर के 44 साल के बाद एक मामले में कन्विक्शन हो सकता है, वो तो अदालत को फैसला करना है। इतना वक्त जब लग जाता है एक अपराधी जो दुर्दांत है, जिसके बारे में लोग जानते हैं कि हां ये अपराधी है और कई अपराध में
को कारित किया इसने, लेकिन फिर भी ये अंजाम तक नहीं पहुंचता है, तो कहां कमी रह जाती है? मैं जानना चाहता हूं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मत बोलिएगा, वकील के तौर पर बोलिएगा, थोड़ी देर के लिए सर। कुंदन भाई, एक बात मैं स्पष्ट आपको कर दूं कि अपराध और अपराधी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये ना पहला अपराधी है और ना कोई आखिरी अपराधी जी। ऐसा तो तमाम है ना, और कानून में कहीं ना कहीं कुछ जगह है ना। और एक बात मुझे आप बताइए, कोई ऐसी सरकार रही है जिसके में इस तरीके के लोगों पले और पोसे ना गए हों? नहीं, फिर आप पॉलिटिकल रास्ता पकड़ लिया आपने। राजनीतिक नहीं, आप सिर्फ वकील के तौर पर, नहीं पॉलिटिकल रास्ता मत पकड़िए। फिर मैं इस सवाल से अलग हो जाऊंगा, फिर मैं इस सवाल से अलग हो जाऊंगा। तो लीजिए, हाँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, नहीं, हमारे लिए अतीक का जो ट्रायल है, या हमारे लिए ब्रिजेश सिंह और ब्रिजभूषण सिंह का भी जो ट्रायल है, या विनीत सिंह या धनंजय सिंह का भी जो ट्रायल है, वो सब एक जैसा है, चाहे वो राजा भैया हो, ठीक है, चाहे अजय मिश्रा टेनी के पुत्र का हो। अजय मिश्रा टेनी तो बनाए ही नहीं गए, जबकि उकसाने का समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बाहर नहीं निकल पाए आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बाहर नहीं निकल पाए। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। नहीं, अरे सर, मैं इतनी बढ़िया बात आपको बता रहे हैं, बढ़िया बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। मैं एक वकील से मैंने सवाल पूछा था, मैं आता हूं, तो हम जस्टिफाइड तरीके से ही तो कह सकते हैं ना। नहीं, ठीक है, लेकिन आप जस्टिफाइड तरीके से ही कहूंगा, कानून सबके लिए एक होता है, पॉलिटिकल रंग देकर के आप जस्टिफाई कर रहे हैं पॉलिटिकली। मैं ये पूछ रहा हूं, 106 से ज्यादा ब्रिजेश सिंह के मामले इनके माननीय बने हुए हैं, वो दुर्दांत अपराधी हैं कि नहीं है? श्रीवास्तव भाई, आप बताइए ना, आप ही एक एंकर हैं, आप मुझे बता दीजिए, ब्रिजेश सिंह, मैं तो कह रहा हूं, ब्रिजेश सिंह एक दुर्दांत अपराधी है। मैंने ये नहीं पूछा, मेरी नजरों में जो मामले दर्ज हैं जिस पर वो दुर्दांत अपराधी है, मैं इसलिए क्यों मान्य नहीं बनाए? श्रीवास्तव साहब, मैं आता हूं, वापस आऊंगा सर, वापस आऊंगा। आलोक अवस्थी साहब, क्या इस दुर्दांत अपराधी को इसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है? चूंकि एमपी एमएलए कोर्ट का गठन हुआ, इसमें तय किया गया, एक तारीख मुकर्रर की गई अदालत की तरफ से, और कहा गया, श्रीवास्तव साहब रुकिए ना, यह कहा गया कि इस तारीख तक आप ट्रायल पूरा कीजिए और इस तारीख तक फैसला आ जाने चाहिए, यह कहा गया इस अदालत की तरफ से, एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ को आदेश दिया गया, और यह मामला अंजाम तक पहुंच रहा है। क्या यह क्रेडिट बीजेपी गवर्नमेंट को जाता है क्या? क्योंकि आप बीजेपी के तमाम नेता कह रहे कानून का राज है और माफिया को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, क्या क्रेडिट बीजेपी को जाता है? निश्चित रूप से यह क्रेडिट योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जिन्होंने इस प्रदेश को जंगल राज, दंगा राज और इस तरह के अपराधियों से मुक्त कराने का एक मुहिम उठा रखा है, और उसका परिणाम है जिन आप देखिए ना, आपने अभी जिक्र किया ना कि इसका सबसे पहला मुकदमा किस साल को था, 35 साल, दशक निकल गए, लेकिन मुकदमे ट्रायल पर नहीं जा पाए, निर्णय पर नहीं जा पाए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद से हमने जो क्रैकडाउन ऑपरेशन अपराधियों के, माफियाओं के खिलाफ किए, साथ ही साथ हमने अभियोजन पक्ष को भी मजबूत किया, जितने भी केसेस इस तरह के बड़े अपराधियों के साथ हैं उनको तुरंत से तुरंत गवाहियों को कराया जाए और उनको सजा मुक्त कराई जाए। आप देखिए कि यह अपराधी इतने होशियार होते थे कि ये कानून का मजाक उड़ा करके, कानून की कमियों को ढूंढ करके ये अभी तक बचे रहते थे, यहां तक कि उत्तर प्रदेश से भागने का प्लान भी बना लिया इन्होंने। कोर्ट से ऑर्डर ले लिया, सुप्रीम कोर्ट से, कि इनको उठा करके साबरमती जेल में भेजा गया। वही मुख्तार अंसारी को कांग्रेस की सरकार पंजाब उठा करके ले गई थी। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ जी की सफलता है, जो 2 साल की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाद मुख्तार अंसारी को यहां लेकर के आई, और 7 साल की सजा उसको अभी हुई है, अभी हाल ही में, और अन्य मुकदमों में भी गवाहियां हो रही हैं, अतीक अहमद के खिलाफ भी सारी गवाहियां हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय न्यायालय इनको निश्चित रूप से इनके अंजाम तक पहुंचाएगा। लेकिन एक जो मुख्यमंत्री होता है, ये उसकी विल पावर के ऊपर निर्भर करता है कि वह पुलिस को कैसे उपयोग करे। समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस वालों को हमने जीवन खोते हुए देखा था, अपमानित होते हुए देखा था, 3 डिप्टी एसपी की हत्या होते हुए देखा था, एक कप्तान की हत्या पथरों में होते हुए देखा था। लेकिन वही योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमने पुलिस का मनोबल बढ़ाया, पुलिस की खाली पदों को भरा, और ऐसे बड़े अपराधियों के खिलाफ अभियान बना करके हमने ऑपरेशन चलाए। हमने 2887 करोड़ रुपए की संपत्ति इनकी जब्त और ध्वस्त करी है, और ऐसे दुर्दांत अपराधियों में 178 अपराधियों को मौत के घाट उतारा है।